Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the inflation के perspective से है। पिछले कुछ मंथ्स के दौरान में हाई इन्फ्लेशन रेट है उसको ऑब्जर्व किया गया था एवरी सेक्टर के पर्सपेक्टिव से। अब उस हाई इन्फ्लेशन रेट के अंदर जो रिडक्शन है वो हुआ है, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन है। स्टूडेंट, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डाटा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा के अंदर ऑब्जर्व किया गया कि ओवरऑल जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.63% है प्रेजेंट समय में। जो कि आप देखिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एक लिमिट है कि उनको भी यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो टूल्स हैं उसी के थ्रू में। तो स्टूडेंट्स, आरबीआई का जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो लिमिटेशन है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में, वो 4+-2 का एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंडर में जो इन्फ्लेशन है उसको रेगुलेट रखना है उनके द्वारा। रिसेंटली आप देखिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा सीआरआर के कुछ परसेंटेज है उनको रिड्यूस किया गया था, जिसके थ्रू जो बैंक्स हैं उनके द्वारा मोर मनी है उसको लैंड किया जाए पब्लिक को। अब स्टूडेंट्स, इस न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है जो हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उसको अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो आप देखिए कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डाटा है जिसके थ्रू हमने इन्फ्लेशन को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसको यहाँ पे रिलीज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, एवरी मंथ का जो 12th डेट है उस दिन में आपको जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो डाटाज हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, जो कि नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है उसके द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जो कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में देखने के लिए मिलेगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑफिस है जिसको कि 2019 के समय क्रिएट किया गया था, दो इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे कैलकुलेशन के रिगार्डिंग में जो ऑफिस हैं वो हुआ करते थे। एक आप देखिए कि सीएसओ है और इसके अलावा स्टूडेंट्स एनएसएसओ है। तो इन दो ऑफिसेज को मर्ज करते हुए एनएसओ नाम का जो ऑफिस है उसको क्रिएट किया गया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में है। हमारा जो आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसके अंदर आप देखिए कि 40% का जो वेटेज है वो हमारी जो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं उनका है। तो स्टूडेंट्स, जो आईआईपी इंडेक्स का जो डाटा है वो भी यहाँ पे एनएसओ के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री है उसके भी जो डाटाज हैं वो भी आपको एनएसओ के थ्रू ही देखने के लिए मिलेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो हमारे कंट्री के अंदर में जो कैलकुलेशन के जो डाटाज हैं, इसके अलावा आप देखिए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स का लोकल एरिया डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में जो कुछ फंड उनको प्रोवाइड किया जाता है उसका भी जो ओवरऑल मनी का जो रिलीज है उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर ही देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि यहाँ पे कैलकुलेशन के डाटाज के बारे में हमने डिस्कस किया। क्या हमारे कंट्री का जो सेंसस जो कंडक्ट किया जाता है तो क्या वो उसका भी कैलकुलेशन यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के ही किसी डिपार्टमेंट के द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जो सेंसस जो है और वो यहाँ पे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का जो डायरेक्शन है उसके अंडर में हुआ करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। तो बेसिक डिफरेंस भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट के बारे में हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, जो कि ओवरऑल एवरी सेक्टर के अंदर रिड्यूस हुआ है। ओवरऑल यहाँ पे जो टोटल जो इन्फ्लेशन रेट है उसको इतना ऑब्जर्व किया गया पिछले कुछ समय से रूरल एरिया के अंदर में या फूड सेक्टर का जो कंजप्शन है उसके अंदर हाई इन्फ्लेशन रेट था, तो उसी वजह से इसका जो रिडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था हमारे इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में है। जम्मू एंड कश्मीर का आप देखिए कि स्पेशली जो कश्मीर वैली का कारगिल के साथ में या जो लद्दाख के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको बूस्ट करने के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट टनल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बारे में है जम्मू एंड कश्मीर के, वहाँ पे काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किए गए हैं, चाहे चेनाब का ब्रिज का एरिया हो, जोजिला टनल के बारे में हो। स्टूडेंट्स, इस जेड मोर टनल का जो कंस्ट्रक्शन है उस दौरान में आप देखिए कि वहाँ पे टेररिस्ट अटैक है वो भी देखने के लिए मिला था, तो वर्कर्स के द्वारा जो सेक्रीफाइस वहाँ पे पेड किया गया उसको भी याद किया गया पीएम सर के द्वारा जेड मोर टनल का जो इनोग्रेशन है उस दौरान में। सोनमर्ग एरिया है जो गंदरबल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये सिचुएटेड है
और ये जो कनेक्टिविटी है उसको सेटअप करेगा कारगिल का लेह के साथ में, कश्मीर का जो लद्दाख के साथ में जो कनेक्टिविटी है उसको सेटअप करेगा। स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं उनका डिमांड है कि उनका स्टेटहुड है उसको रीस्टोर किया जाए। तो आप देखिए कि उसके पर्सपेक्टिव से पीएम सर के द्वारा कुछ भी मेंशन है वो नहीं किया गया, बट उनके द्वारा कहा गया था कि जब भी समय आएगा, समय का जो डिमांड रहेगा उसके अकॉर्डिंग में वो डिसीजंस हैं वो लिए जाएंगे। आप देखिए कि 2019 के समय जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस भी हुआ करता था, एक सेपरेट वहाँ पे काफ़ी सारे डिफरेंट लॉज हैं वो आपको देखने के लिए मिलते थे। उस जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट कर दिया गया था टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज के अंदर में। एक यूनियन टेरिटरी है स्टूडेंट जम्मू एंड कश्मीर, और एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पे जो आपको लद्दाख है वो देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि लद्दाख के पीपल्स का डिमांड है कि उनको 6 शेड्यूल के अंदर स्पेशल स्टेटस को प्रोवाइड किया जाए, जिसके अंदर प्रेजेंट समय में आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम 4 हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वो हैं 6 शेड्यूल के अंडर में। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर का डिमांड है कि उनको स्टेटहुड को फिर से वहाँ पे रीस्टोर है वो किया जाए। जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रेजेंट समय में लेजिस्लेटिव असेंबली है, 3 हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का इस्टेब्लिशमेंट है। एक जम्मू एंड कश्मीर है, एक आप देखिए कि दिल्ली है, और आपको पुडुचेरी है जो कि हमारे ईस्टर्न कोस्टल एरिया के वहाँ पे सिचुएटेड है। कुछ उसका एक पार्ट है जो केरल के वहाँ पे भी है। अब स्टूडेंट्स, आपको जम्मू एंड कश्मीर रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट जो पासेज हैं उनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, जो एक एरिया से दूसरे एरिया के अंदर कनेक्टिविटी है उसको ये बूस्ट करते हैं। हम जोजिला पास के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो ला जो वर्ड है वो पास के लिए यूज किया जाता है। तो आप देखिए कि जो जोजिला पास है, जोजिला पास कहाँ पे सिचुएटेड है, किसको ये कनेक्ट करता है? लद्दाख को जो कश्मीर वैली है उसके साथ में ये कनेक्ट करता है। जोजिला जो टनल है उसको भी सेटअप किया जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट समय में कंटिन्यूस फेज के अंदर में है इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि पेंसिला वहाँ पे एक पास है, पेंसिला पास है जो कि जास्कर वैली के थ्रू सेटअप है। तो स्टूडेंट्स, पेंसिला है, पेंसिला को जास्कर का गेटवे के नाम से भी जाना करते हैं, और जास्कर वैली को जो सुरू वैली है उसके साथ में ये जो कनेक्टिविटी है उसको ये सेटअप करता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, सिंगोलाबी नाम से एक पास है जो कि कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, उसका जो कनेक्टिविटी है लाहौल और स्पीति का जो कनेक्टिविटी है उसको वो सेटअप करता है। बनिहाल पास है जहाँ पे जवाहर टनल है वो कंस्ट्रक्टेड है वहाँ उस पास के ऊपर में। पीर पंजाल भी एक पास है जो कि आप देखिए कि जो कनेक्टिविटी है उसको सेटअप करता है जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे। तो ये कुछ पासेज हैं जिनके रिगार्डिंग में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें दिल्ली के पर्सपेक्टिव से है, दिल्ली के वहाँ पे आप देखिए कि कैग का जो रिपोर्ट है उसको डिले वे के अंदर जो इम्प्लीमेंट किया गया, हाई कोर्ट का वहाँ पे डायरेक्शन के रिगार्डिंग में है कि कैग का जो रिपोर्ट है उसको आपको लेजिस्लेटिव असेंबली के वहाँ पे टेबल करना था। हमारी यूपीएससी के एग्जाम के पर्पज से आपको क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होना चाहिए? एक तो आप देखिए कि आपको कैग के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से होना चाहिए। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, आर्टिकल 148 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में इस इंडिपेंडेंट ऑफिस है उसको मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल 148 के अंदर है तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल ये बॉडी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का इंपॉर्टेंट ऑफिस है। आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स का जो डिपार्टमेंट है वो इनके द्वारा हेड किया जाता था। पब्लिक पर्स के ये गार्जियन है, पब्लिक पर्स के गार्जियन के अलावा एंटायर जो फाइनेंशियल सिस्टम है कंट्री का, चाहे सेंट्रल लेवल के ऊपर हो या स्टेट लेवल के ऊपर हो, उनका जो रेगुलेशन एंड कंट्रोल है इन्हीं के अंडर में आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि ऑडिट एंड अकाउंट नाम के जो 2 सेक्शंस हैं पहले इन्हीं के अंडर में हुआ करते थे कैग के अंडर में। 1977 के समय में या 76 के समय में, ये ईयर एक बार आप कंफर्म करना कि किस ईयर के दौरान में ऑडिट और जो अकाउंट का जो सेक्शन है, ऑडिट प्लस में जो अकाउंट का जो सेक्शन है उसको सेपरेट किया गया था। ये आपका होमवर्क भी है यहाँ पे कैग के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं जिसमें डॉक्टर BR अम्बेडकर सर के द्वारा 4 इम्पोर्टेंट जो ऑफिसेज हैं उसके रिगार्डिंग में मेंशन किया गया था। एक आप देखिए कि उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट को एक इम्पोर्टेंट ऑफिस बताया गया हमारे कंट्री के रनिंग प्रोसेस के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि उनके द्वारा इलेक्शन कमीशन को ऑफ इंडिया को मेंशन किया गया था।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर वे के अंदर इलेक्शन को कंडक्ट करने के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा यूपीएससी है जो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग में उनका जो ट्रांसपेरेंसी इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे कैग का जो ऑफिस है जो कि ऑडिट की रिगार्डिंग में यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। कैग का जो आप देखिए कि टाइम पीरियड क्या है, उनका 65 ईयर और 6 ईयर का एज होना चाहिए जब तक वो ऑफिस है उसको होल्ड कर सकते हैं। उनका यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रोसेस है जो प्रेसिडेंट के थ्रू है। उनका रिमूवल यहाँ पे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के थ्रू आपको रिमूवल का जो प्रोसेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि जो हमारा पब्लिक अकाउंट कमेटी है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल कमेटी है, उसके फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड के रूप से भी कैग है उसको ऑब्जर्व है वो किया जाता है। तो कैग के रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से है, तो आप देखिए कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है जो कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। बांग्लादेश में जब से पावर का जो प्रोसेस वहाँ पे चेंज हुआ है, अर्लियर जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनको पावर से रिमूव किया गया एक मूवमेंट के थ्रू में। स्टूडेंट्स इंडिया के द्वारा जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर एरिया है वहाँ पे फेंसिंग का जो सिस्टम है जो बॉर्डर को सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से स्टार्ट किया गया, उसको आप देखिए कि बांग्लादेश के द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया था। अभी बांग्लादेश के द्वारा जब ऑब्जेक्ट किया गया तो इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा भी उसको जो उनके जो डिप्लोमेट है उनको सम्मन है वो किया गया है कि यहाँ पे बॉर्डर एरिया का जो वर्क है उसके रिगार्डिंग में क्यों उनके द्वारा ऑब्जेक्ट किया गया है, क्यों इंडियन डिप्लोमेट है उनको वहाँ पे सम्मन है वो किया गया ढाका के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर एरिया है उसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में 2 टाइम्स जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के रिगार्डिंग में उनको पास किया गया है 2 टाइम्स। एक तो आपको 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, एक आप देखिए कि 100 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स 1947 के समय जब हमारे कंट्री का डिवाइड होता है तो जो बांग्लादेश है वो ईस्टर्न पाकिस्तान का एरिया था। जो बांग्लादेश है वो ईस्टर्न पाकिस्तान का एरिया हुआ करता था। उस समय जो यहाँ पे जो बॉर्डर एरिया है जो आप देखिए कि जो बॉर्डर का जो बाउंड्री है वो डिसाइड किया गया था रेड क्लिफ कमीशन के द्वारा। कौन से कमीशन के द्वारा स्टूडेंट्स, ये आपको नाम जरूर से याद होना चाहिए। रेड क्लिफ कमीशन के द्वारा यहाँ पे जो बाउंड्री एरिया है उसको डिसाइड किया गया। बट स्टूडेंट्स कुछ ऐसे भी लैंड के पार्ट्स थे जो कुछ बांग्लादेश जो ईस्टर्न पाकिस्तान के जो पार्ट हैं वो इंडिया के अंदर सिचुएटेड थे और इंडिया के जो पार्ट हैं वो बांग्लादेश के वहाँ पे सिचुएटेड थे, जिनको कि हम एनक्लेव के नाम से जाना करते हैं। क्योंकि आप देखें कि जो चित महल का एरिया है वहाँ पे 2 राजा हुआ करते थे, उनका आपस में कुछ जो राजा ऑफ कूच बिहार हैं, जो महाराजा ऑफ रंगपुर हैं, उनका आप देखिए कि कुछ एरियाज हैं, कुछ एनक्लेव है, उनका एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में आपने हिस्ट्री के अंदर काफ़ी बार रीड किया होगा। फिर स्टूडेंट्स जो भी डिफरेंसेस वहाँ पे एनक्लेव के रिगार्डिंग में रेज होते हैं उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि 1958 के समय में नेहरू नून एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में आता है। कौन सा एग्रीमेंट आता है स्टूडेंट्स? 1958 के समय में नेहरू नून एग्रीमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। नेहरू फिरोज शाह नून नाम के पर्सन है, तो नेहरू नून एग्रीमेंट है वो आएगा। 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसको पास किया जाता है इंडिया के अंदर में, इंडिया बांग्लादेश जो लैंड बॉर्डर एरिया एडजस्टमेंट है उसी के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है बाउंड्री एरिया के पर्सपेक्टिव से है, तो आर्टिकल 368 के अंडर में इसको पास किया जाएगा। आर्टिकल 368 जो कि स्पेशल कैटेगरी की रिगार्डिंग में आपको देखने के लिए मिलता है। फिर स्टूडेंट्स और भी कुछ जो एनक्लेव हैं जो कि आप देखिए कि इंडिया के 111 एनक्लेव थे जो बांग्लादेश के अंदर में थे, बांग्लादेश के 51 एनक्लेव हैं जो इंडिया के अंदर में थे। उनका जो एक्सचेंज है उसको भी किया गया। 1974 के समय एक लैंड बाउंड्री एक्ट है वो लाया गया, बट उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं हो सका उस दौरान में, क्योंकि बांग्लादेश क्रिएट हुआ था 1971 के समय में। आप देखिए कि उसके बाद में 2015 के समय में जो यहाँ पे लैंड बाउंड्री एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट किया गया, जो प्रीवियस गवर्नमेंट था बांग्लादेश के अंदर में उनके साथ। तो स्टूडेंट 2015 के समय में एनक्लेव एक्सचेंज के रिगार्डिंग में एनक्लेव का जो एक्सचेंज किया गया, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट? 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इंडिया के अंदर में। तो आप देखिए उसके थ्रू इनको एक्सचेंज किया गया। अब यहाँ पे
जो क्वेश्चंस हैं या आप देखिए अनइक्वल जो एडजस्टमेंट किया गया है, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उनको रेज किया गया है बांग्लादेश की अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे उनके द्वारा जो बॉर्डर एरिया के अंदर में जो बॉर्डर सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से जो वर्क है उसको भी ऑब्जेक्ट किया गया है बांग्लादेश के अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो बांग्लादेश के बॉर्डर एरिया के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। और भी आप देखिए कि बॉर्डर एरिया के पर्सपेक्टिव से हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस भी हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, जिसमें बेरूबारी केस है। बेरूबारी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या ऑब्जर्व किया गया था। और भी काफ़ी कुछ एरियाज के पर्सपेक्टिव से है बेरूबारी केस, जो कि आप देखिए कि प्रियम्बल के पर्सपेक्टिव से भी आप उसको रीड करते हो बेरूबारी केस के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से हैं। आप देखिए कि रसिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है पिछले कुछ समय से 2-3 ईयर से आप देखिए कि कंटिन्यूस न्यूज के अंदर में है। कुछ हमारे जो इंडियन पर्सनस हैं, एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसके लिए आप देखिए कि अदर कंट्रीज़ के वहाँ पे विजिट किए। वहाँ पे रसिया के द्वारा उनको फोर्स के अंदर डिप्लॉय कर दिया गया, जो उनका आर्मी है उसके अंदर डिप्लॉय किया गया। और आप देखिए आर्मी के अंदर कुछ फाइट करते हुए लास्ट ईयर भी एक पर्सन का डेथ हुआ था, वो भी केरल से ही बिलोंग किया करता था। अब यहाँ से केरल से रिलेटेड ही यूथ हैं जिनका कि वहाँ पे डेथ हुआ है रशियन आर्मी के अंदर फाइट करते हुए। ऐसा ही जो केस है वो नॉर्थ कोरिया के रिगार्डिंग में भी सामने आया था। आप देखिए कि नॉर्थ कोरिया के भी कुछ पर्सनस हैं जो कि रशियन आर्मी के अंदर उनका डिप्लॉयमेंट है। ये बेसिकली यूक्रेन के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया गया था। तो रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में है, जहाँ पे इंडियन पर्सन है उनका डिप्लॉयमेंट था रशियन आर्मी के अंदर में, उनका वहाँ पे डेथ हुआ है। स्टूडेंट्स, हमारे जो पॉलिटिकल पर्सन हमारे प्राइम मिनिस्टर सर रसिया के विजिट के लिए गए थे, तो उस समय उनके द्वारा एग्रीमेंट के अंदर में साइन किए, एग्रीमेंट के अंदर डिस्कस किया गया था कि कैसे इंडियन जो पर्सनस का डिप्लॉयमेंट है रशियन आर्मी के अंदर में उनको रिलीज किया जाए, उनको इंडिया के लिए वापस से सेंड है वो किया जाए। तो स्टूडेंट्स, इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में यही कुछ इन्फॉर्मेशन है। ज़्यादा कुछ एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस है वो नहीं पूछे जा सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आप देखिए कि कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर इंक्रीज हुए हैं, कैंसर के जो केसेज हैं वो भी इंक्रीज हुए हैं। बट स्टूडेंट्स, हमारा जो मेघालय नाम का जो आप देखिए कि स्टेट है, वहाँ पे मेघालय स्टेट के अंदर में काफ़ी सारी सुपरस्टिशियस जो थिंग्स हैं उनका प्रेजेंस है कैंसर के रिगार्डिंग में। जिसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें मैती, वहाँ पे जो ट्राइब है, सॉरी स्टूडेंट्स, मैती नहीं, खासी नाम का जो ट्राइब है, जो कि एक मेट्रीलिनियल ट्राइब है कि मदर का वहाँ पे डोमिनेशन हुआ करता है। जैसे ओवरऑल हमारी कंट्री के अंदर में आप देखिए कि पेट्रीलिनियल आपको सोसाइटी देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे मदर का जो नेम है वो यूज किया जाता है, मदर का जो डोमिनेशन है, फैमिली का जो किंगडम सिस्टम है उसके अंदर में। तो स्टूडेंट्स, उसी खासी ट्राइब के अंदर में यहाँ पे कैंसर पेशेंट्स के रिगार्डिंग में सुपरस्टिशियस जो थिंग्स है उनका प्रेजेंस है। इंडिया का आप देखिए कि जो नंबर ऑफ परसेंटेज है वर्ल्ड के अंदर में कैंसर पेशेंट्स का, उसके अंदर 7% है। और ये ओवर द ईयर्स आप देखिए कि इंक्रीज है वो कर सकता है, क्योंकि टू मच जो केमिकल्स है उनका यूज है एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस के अंदर में, एग्रीकल्चर के अंदर यूज है। इसके अलावा स्टूडेंट, जो फूड का जो क्वालिटी है, जो पैकेज फूड का जो क्वालिटी है, उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी बार कंसर्न्स को रेज किया जाता है। अब यहाँ पे जो सुपरस्टिशियस थिंग्स हैं वो वर्सन करती हैं इन कैंसर पेशेंट्स का जो ट्रीटमेंट है, उसी के रिगार्डिंग में इस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को मेंशन किया गया। आपको जब भी आप किसी इस तरीके का स्यूडो साइंस या सुपरस्टिशियस थिंग्स को आप ऑब्जर्व करते हो न्यूज़ के अंदर में, तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के पर्सपेक्टिव से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर मेंशन किया गया है आर्टिकल 51A के अंडर में कि जो साइंटिफिक टेम्पर है उसको प्रमोट करना है। हमारे हर एक सिटीजन का बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंट्री के अंदर जो साइंटिफिक टेम्पर है, साइंटिफिक थिंकिंग है, उसको प्रमोट करने का ज़रूरत है, एक ये फंडामेंटल ड्यूटी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट न्यूज स्टूडेंट्स, कोंकण का जो एरिया है उसके पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि कोंकण का जो एरिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। उसका एक पार्ट के अंदर हम आपको जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वो देखने के लिए मिलेगा। अदर पार्ट के अंदर में आप देखिए कि अरेबियन सी है उसका प्रेजेंस है। तो इसी एरिया को हम कोंकण के नाम से जाना करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र है, तो इसके अलावा कर्नाटका है, गोवा है, उस एरिया के अंदर ये सिचुएटेड है। क्या स्टूडेंट, जो कोंकणी लैंग्वेज है वो शेड्यूल लैंग्वेज है या नहीं है, इसको एक बार आप ज़रूर से रेफ़र करना, क्योंकि आप देखिए कि मणिपुरी लैंग्वेज के साथ में क्या उनको ऐड किया गया था। कोंकणी हमारा शेड्यूल 8 के अंदर एक एज ए शेड्यूल लैंग्वेज है या नहीं है।
तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कोंकण के ही बारे में, तो कोंकण के वहाँ पे आप देखिए कि जो रोलिंग स्टोन्स जो हैं ओवर द ईयर, जो यहाँ पे इरोजन की वजह से जो रोलिंग स्टोन्स फॉर्म हुए हैं, तो उनका स्टूडेंट जो फ्लैट यहाँ पे टॉप है, तो उसको सदा के नाम से जाना करते हैं, सादा या सदा के नाम से जाना करते हैं। उस सदा का जो यूज है, उस पठार का जो यूज है, आप देखिए कि वहाँ पे लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में भी उसको यूज किया जाता है, स्पेशली जो रत्नागिरी का एरिया है वहाँ पे। बायोडाइवर्सिटी जो इकोसिस्टम है उसको भी आप देखिए कि इंश्योर करता है, टू मच जो बायोडाइवर्सिटी है उसका वहाँ पे प्रेजेंस है। काफ़ी सारी जो एंडेमिक स्पीसीज हैं उनका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। सरदा का जो एरिया है, राइस वहाँ पे उगाया जाता है, मिलेट्स वहाँ पे उगाए जाते हैं। तो ये बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन था सदा के बारे में। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि सदा का जो ये बेसिकली एक टोपोग्राफिकल जो रीजन है वो कहाँ पे है, कोंकण के एरिया के अंदर सिचुएटेड है। और स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको IUCN का जो कैटेगरी है उसके अंदर वनरेबल कैटेगरी का जो इंडियन फ्लैप सेल टर्टल है उसका भी प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। लियोपार्ड हैं, जैकाल्स हैं, बार्किंग डियर्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो भी विजिट करते हैं उस रीजन के अंदर में। तो लैंड यूज पैटर्न की वजह से वो रीजन है वो कंटिन्यूस चेंजिंग की सिचुएशन के अंदर भी है प्रेजेंट समय में। जिसमें आप देखिए कि क्रॉप लैंड है, ओपन लैंड है, क्रॉप लैंड है, उनका जो यहाँ पे यूज है वो इंक्रीज हुआ है ओवर द ईयर। माइनिंग का जो एक्टिविटी है, रेजिडेंशियल जो एक्टिविटीज है ओवर द ईयर उनका भी वहाँ पे इंक्रीज हुआ। सदा का जो पार्ट है जो कि कोंकण के एरिया के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में, आप देखिए कि ब्रिटिश का एक आइलैंड है, जो ब्रिटेन का जो अथॉरिटीज है उनका एक आइलैंड है इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में, जिसको कि हम डियागो ग्रासिया के नाम से जाना करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि मालदीव सिचुएटेड है। इस एरिया के अंदर में आपको जो डियागो ग्रासिया के जो आइलैंड्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। आप देखिए कि किसके आइलैंड है, डियागो ग्रासिया है। किसका ये टेरिटरी है, ब्रिटेन का ये टेरिटरी है स्टूडेंट्स। ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी के नाम से भी इसको जाना करते हैं। ब्रिटिश का इंडियन ओशियन के अंदर में जो टेरिटरी है उसके नाम से भी इसको जाना करते हैं, डियागो ग्रासिया के रूप से। काफ़ी बार स्टेट PCS के अंदर में लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके अंदर में इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक बार राजस्थान का जो PCS का एग्जाम हुआ करता है उसके अंदर भी पूछा गया था इससे क्वेश्चन। आप देखें कि ये जो डियागो ग्रासिया है US और UK का जॉइंट मिलिट्री बेस वहाँ पे सिचुएटेड है। डियागो ग्रासिया के पास में ही चागोज आइलैंड है, जहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है उसको 1970s के समय में आप देखिए कि वहाँ से निकाल दिया गया था, चागोज आइलैंड के उस एरिया से। चागोज आइलैंड को रिसेंटली 2024 के समय में ब्रिटेन के द्वारा किसको हैंड ओवर किया गया है स्टूडेंट्स, मॉरिशस को उसको हैंड ओवर किया गया है। तो चियागोज आइलैंड है, डियागो ग्रासिया आइलैंड है इंडियन ओशियन के अंदर में जो ब्रिटेन का टेरिटरी है। अब ये रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में क्यों थे, न्यूज़ में इस वजह से थे कि हमारे कुछ फिशरमैन हैं जो कि कन्याकुमारी से बिलोंग किया करते हैं। डीप सी एरिया के अंदर में उनके द्वारा जो फिशिंग का एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया जाता है, उन पर्सनस को अरेस्ट किया गया डियागो ग्रासिया का जो एरिया है वहाँ पे। तो आप देखिए उस एरिया के अंदर में उनको अरेस्ट किया गया है, उसी वजह से न्यूज़ के अंदर में है। कुडनकुलम जो हमारा सिक्स्थ, आप देखिए कि उसका जो सिक्स्थ यूनिट है उसको इनिशिएट किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग में जो वेसल्स हैं उनको डिप्लॉय किया गया है रसिया के द्वारा। तो रसिया के द्वारा जो टेक्निकल सपोर्ट है उसी के थ्रू कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको डेवलप किया जाएगा तमिलनाडु के वहाँ पे। उसके सिक्स्थ रिएक्टर का जो वेसल्स का जो है उनको सप्लाई किया गया है रसियन शिप्स के द्वारा, तो उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। अब आपको इंडिया के कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। आप देखिए कि काकरापर नाम का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कहाँ पे है, सूरत के पास में सिचुएटेड है काकरापर गुजरात के अंदर में। रावत भाटा है वो कहाँ पे है, रावत भाटा आपको राजस्थान के अंदर देखने के लिए मिलेगा, राजस्थान का कोटा के पास में है, बट वो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है। इसके अलावा स्टूडेंट्स कैगा है, कैगा आप देखिए कि आपको जो कैगा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो आपको कर्नाटका के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। कलपक्कम भी है हमारा यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट। इसके अलावा स्टूडेंट्स महाराष्ट्र के अंदर जो एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो है तारापुर। और रिसेंटली आप देखिए कि उत्तर प्रदेश का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे नरोरा नाम का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको प्रपोज किया गया।
हरियाणा का जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे आप देखिए कि गोरखपुर नाम का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कुछ प्रपोज के अंदर में है, कुछ आप देखिए कि रनिंग फेज के अंदर में है प्रेजेंट समय में। काकरा पर है, रावतभाटा राजस्थान के अंदर में, तारापुर है, कैगा है, मद्रास के वहाँ पे भी है। तो ये कुछ है जो रनिंग फेज के अंदर में है। नरोरा और डट गोरखपुर है वो आप देखिए कंस्ट्रक्शन फेज के अंदर है। और सदर्न पार्ट के अंदर में जो कुडनकुलम है उसका 6th रिएक्टर का वेसल्स को यहाँ पे सप्लाई किया गया। गंगा सागर का जो मेला है कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? सागर आइलैंड के वहाँ पे। सागर आइलैंड के वहाँ पे गंगा सागर का जो मेला है वो ऑर्गेनाइज होता है। आइलैंड कहाँ पे है? आइलैंड आप देखिए कि सुंदरबन जो डेल्टा का एरिया है वहाँ पे आइलैंड है वो सिचुएटेड है। और उसी एरिया का, उसी गंगा सागर जो मेला है उसको बेसिकली नेशनल मेला का जो स्टेटस है वो दिया जाए। ये बेसिकली जो हमारा पुरी का जो टेम्पल है उसके जो शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य आप देखिए कि प्रेजेंट समय में एक स्टेटस है जो हाईएस्ट रिलीजियस बॉडी सनातन जो रिलीजन है उसके अकॉर्डिंग आपको देखने के लिए मिलेगा। हमारे जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जिसके अंदर में आप देखिए कि पुरी का एक इम्पोर्टेंट साइट है रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। तो शंकराचार्य पुरी के द्वारा कहा गया है कि गंगा सागर मेला है उसको नेशनल फेस्टिवल का जो स्टेटस है वो दिया जाए, जिससे कि वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंस्ट्रक्शन है वो किया जाए। सागर आइलैंड वेस्ट बंगाल के अंदर में है, कहाँ पे सिचुएटेड है? आप देखिए कि सुंदरबन आइलैंड का जो एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है सागर आइलैंड, जहाँ पे आप देखिए कि कपिल मुनि जो हैं उनका भी जो आश्रम है वो सिचुएटेड है इस सागर आइलैंड के वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, सागर मेला, सागर आइलैंड के वहाँ पे गंगा सागर मेला है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है मकर संक्रांति का जो समय है उसी दौरान में। और भी हमारे कंट्री के काफ़ी अदर पार्ट हैं जहाँ पे मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है डिफरेंट नेम के साथ में सेलिब्रेट होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हैदराबाद के वहाँ पे एक काइट का जो फेस्टिवल है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा सिकंदराबाद के वहाँ पे, तो उसके रिगार्डिंग में फ़ोटो के अंदर मेंशन किया गया। केरल के वहाँ पे आप देखिए कि सबरीमाला टेम्पल के अंदर एक रिलीजियस यात्रा है वो ऑर्गेनाइज होती है इसी मकर संक्रांति के फेस्टिवल के दौरान में, जिसको कि मकर विलाकू के नाम से जाना करते हैं। उत्तरायण के नाम से इसको गुजरात के अंदर जाना करते हैं कि सन का जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व किया जाता है कि सन का जो मूवमेंट है वो नॉर्दर्न साइड के लिए शिफ्ट होता है। अब आप इसको ऑब्जर्व करोगे, आप देखिए कि अपना जहाँ पे भी आप रहा करते हो वहाँ से आप देखिए कि सनराइजिंग को अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो सनराइजिंग आपको बेसिकली ईस्टर्न पार्ट की रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलेगा। अब उसका जो राइजिंग है वो वेस्टर्न पार्ट से रेज होगा आने वाले समय के अंदर में, तो इसी वजह से उसको इसका जो नाम है वो उत्तरायण के रूप से आपको देखने के लिए मिलता है। अदर प्लेस के अंदर इसका जो नेम है वो डिफरेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एडिटोरियल के पर्सपेक्टिव से है, एडिटोरियल के अंदर डिस्कस किया गया है प्रवासी भारतीय दिवस के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 18th जो प्रवासी भारतीय दिवस है, 18th प्रवासी भारतीय दिवस है उसको सेलिब्रेट किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस का जो सेलिब्रेशन है वो 2003 के समय स्टार्ट किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखिए कि अर्लियर फेज के अंदर ये एनुअल बेसिस के ऊपर हुआ करता था। 2015 के समय इसको चेंज किया गया और 2 ईयर्स के अंदर में इसको ऑर्गेनाइज है वो किया जाता है। 18th जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ स्टूडेंट्स? उड़ीसा के वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया। हमारे जो आप देखिए कि इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन्स हैं उनके द्वारा विजिट किया गया इस फेस्टिवल के अंदर में प्रवासी भारतीय सेलिब्रेशन के दौरान में। प्रेसिडेंट मैम के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मान अवार्ड हैं उनको भी आप देखिए कि उनको दिया गया है जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स इसी यहाँ पे आर्टिकल के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है कि इंडियन जो डायस्पोरा हैं जिनको कि पीएम सर के द्वारा मेंशन किया गया अपने स्पीच के अंदर में, इंडियन डायस्पोरा जो है वो एम्बेसडर है वर्ल्ड के अंदर में इंडिया के जो कल्चर है, इंडिया का जो डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करने के पर्सपेक्टिव से। तो इंडियन डायस्पोरा को एज ए एम्बेसडर के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया। इंडियन डायस्पोरा का जो माइग्रेंट्स का जो हिस्ट्री है उसको भी डॉक्यूमेंटेशन के करने के रिगार्डिंग में उनके द्वारा मेंशन था। टोटल आप देखिए कि 35 मिलियन के आसपास जो इंडियन पर्सन है, 35 मिलियन के आसपास जो इंडियन पर्सन है उनका आपको जो प्रेजेंस है अदर कंट्रीज के अंदर देखने के लिए मिलेगा। कुछ आप देखिए कि एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन है। कुछ स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है उसके आपको देखने के लिए मिलेंगे।
तो यहाँ पे जो डिस्कशन है वो ये भी है कि इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन्स हैं इनका एंट्री को इंश्योर किया जाए, इनकी रिगार्डिंग में जो कुछ लिमिटेशंस पिछले कुछ समय से लगाई गई हैं उनको रिड्यूस करने का ज़रूरत है, और हमारा जो विकसित भारत का जो टारगेट है 2047 तक उसको अचीव करने के अंदर में आप देखिए कि इंडियन जो माइग्रेंट पर्सन्स हैं, इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन्स हैं, इनका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है वो रहेगा। 2047 तक विकसित भारत है, डेवलप्ड इंडिया का जो स्टेटस है वो इंडिया को अचीव करना है, ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को भी कैरी करना है। और आप देखिए कि पिछले कुछ समय से इंडिया का जो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, जो ग्लोबल डोमेन है, उसके अंदर प्रेजेंस है वो इंक्रीज हुआ, चाहे किसी यहाँ पे ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप से इमरजेंस हो, या आप देखिए कि अदर जो एरियाज हैं पीस का जो नेगोशिएशन हो रसिया यूक्रेन क्राइसिस के रिगार्डिंग में, और भी काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इंडिया का जो डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट्स हैं वो कंटिन्यूस इंक्रीज हुए हैं। तो ये बेसिकली आप देखिए कि जीएस पेपर 1 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कि हमारा जो डायस्पोरा है सोसाइटल पर्सपेक्टिव से उसका क्या इंपॉर्टेंस है इंडियन सोसाइटी के अंडर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स क्यों सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस को, तो आप देखिए कि जो हमारे एम.के. गांधी हैं वो अफ्रीका से इंडिया के लिए रिटर्न किए थे इसी 9 जनवरी को 1915 के समय में। तो उनकी मेमोरी के रूप से इसको याद किया जाता है कि वहाँ पे अफ्रीका के अंदर में उनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया। इंडियन ओरिजिन का जो कम्युनिटी है, इंडियन जो लेबरर्स ले जाए गए थे ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के द्वारा, उनको जो बेसिक राइट्स हैं उनको अवेलेबल करवाने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करें तो नेक्स्ट आप देखिए कि ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में है। ट्रांसपेरेंसी के रिगार्डिंग में कुछ बेसिक पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया गया है, और ट्रांसपेरेंसी को आप देखिए कि होना ज़रूरी है जिससे कि पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो इरोड ना हो, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट का जो वर्किंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का भी जो ट्रांसपेरेंसी है उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा या आप देखिए कि लास्ट ईयर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के दौरान में एक जो वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं जो इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव थे उस समय में, उनके द्वारा कुछ मिस प्रैक्टिस वहाँ पे कैरी आउट किया गया। और आप देखिए वो प्रैक्टिस का बेसिकली इस तरीके से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उसके रिगार्डिंग में उनका जो वीडियो है वो स्प्रेड हुआ। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर करना इस वजह से भी ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका आप देखिए कि प्रॉपर वे के अंदर, ट्रांसपेरेंट वे के अंदर, मैनर के अंदर वर्क किया जाए जिससे कि जो सिविलियन पब्लिक है उसका जो ट्रस्ट है इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर रेज हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में भी डिस्कशन है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की रिगार्डिंग में जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड नहीं था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप देखिए कि उस बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है उसको नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर किया। किन यहाँ पे पार्टीज के द्वारा किन से जो पैसे हैं वो लिए गए हैं उसका भी इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना था पब्लिक डोमेन के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पीएम किसान के पर्सपेक्टिव से है। पीएम किसान आप देखिए कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो बेसिकली हमारे जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको कुछ मनी है वो प्रोवाइड किया जाता है। 6000 जो मनी है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स के अंदर में। अब उसके रिगार्डिंग में और भी जो पर्सन्स को यहाँ पे ऐड किया जाए, आप देखिए कि शुरुआत में जब ये स्कीम को इनिशिएट किया गया था पीएम किसान सम्मान जो निधि है उसको जब इनिशिएट किया गया था तो 2 हेक्टेयर का जो वहाँ पे 2 हेक्टेयर का लिमिटेशन लगाया गया कि 2 हेक्टेयर जिनके पास में ज़मीन है। फिर आप देखिए कि स्टूडेंट सभी जो फार्मर्स हैं जिनके पास में कितना भी ज़मीन है सभी फार्मर्स को पीएम किसान सम्मान निधि के अंदर ऐड किया गया। फिर बाद में आप देखिए कि अब यहाँ पे जो रेज किया गया है टॉपिक्स को कि कुछ ऐसे पर्सन जिनके पास में ज़मीन नहीं है, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, तो उनको भी बेसिकली जो ज़मीन जो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट है उसको प्रोवाइड किया जाए। एक तरफ आप देखिए कि यहाँ पे क्वेश्चंस को ये भी रेज किया गया कि 6000 से अब इंक्रीज करते हुए जो मोर मनी है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन है। बेसिकली अभी देखिए कि एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, पीएम किसान कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट अभी रिसेंटली अजरबैजान का जो आप देखिए कि जो फ्लाइट में क्रैश हुआ था, जो जेट के अंदर जो क्रैश हुआ था एयरलाइन के अंदर में,
उसी के रिगार्डिंग में है। अजरबैजान का जो फ्लाइट है वो किसके लिए जाने वाला था, रसिया के लिए, रसिया का जो चेचन्या रीजन है वहाँ पे। बट आप देखिए कि इसका जो कजाकिस्तान का एरिया है वहाँ पे क्रैश होता है और उसके बाद में फ्लाइट का आप देखिए कि डाउनफॉल होगा। तो यहाँ पे क्यों हुआ उसके रिगार्डिंग में है, तो बेसिक कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है कि मिसाइल का जो अटैक होने की वजह से ये जो एयरलाइन है उसके अंदर में क्रैश होता है। इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में भी है। चिकागो कन्वेंशन के थ्रू आप देखिए कि मॉन्ट्रियल के वहाँ पे इसको सेटअप किया गया था, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन को 1945 के समय। यूएन का जो सिविल एविएशन का जो सेक्टर है उसको ये रेगुलेट करता है। अभी यहाँ पे बेसिकली मिसाइल क्रैश की वजह से ये एयरलाइन है उसके अंदर में क्रैश होता है, बट और भी काफ़ी सारे एरिया जैसे कि कोरिया के वहाँ पे भी एक प्लेन के अंदर जो क्रैश है उसको ऑब्जर्व किया गया था। ब्लैक बॉक्स के द्वारा आप देखिए कि जो फंक्शंस है उसको नहीं वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। तो काफ़ी बार ऐसे जो इंसिडेंट्स इंक्रीज होते हैं तो ये कंसर्न्स को रेज करता है कि कैसे जो सिविली जो हमारा एयरलाइन का जो सेक्टर है उसको सेफ एंड सिक्योर होना ज़रूरी है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि जो एयरलाइन का जो सेक्टर है इसके अंदर जो कंप्लीट जेट है उसका कंस्ट्रक्शन आपको 2-3 जो डिफरेंट कंपनीज है वो देखने के लिए मिलेगा। एक उसके अंदर बोइंग नाम का भी कंपनी है, बोइंग नाम का जो कंपनी है उसके द्वारा जो प्लेन है उसको कंस्ट्रक्ट है वो किया जाता है। आप देखिए कि बोइंग का एक जो बेसिकली प्लेन है वो हुआ करता था 737 मैक्स नाम उसका नेम था। तो उसके अंदर भी आप देखिए कि इस तरीके के जो क्रैश है वो सामने आए थे 2014-15 एक 18 के समय आता है। फिर बाद में आप देखिए कि उसका जो इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया गया तो जो प्लेन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है उसी के द्वारा वहाँ पे कुछ चेंजेज है वो किए गए थे और वो पायलट्स को जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं था उस दौरान में। उसके रिगार्डिंग में एक डॉक्यूमेंट्री है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अवेलेबल है। तो कभी आपको अगर समय मिले तो आप देखना उस वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री को कि कैसे काफ़ी बार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं उनके द्वारा आप देखिए कि प्रॉफिट को इंश्योर करने के पर्सपेक्टिव से जो ओवरऑल जो गाइडलाइंस हैं जिनका इम्पोर्टेंस है कि हर एक पर्सन का सेफ्टी के रिगार्डिंग में, उनको आप देखिए कि उस समय में जो बेसिकली ऑब्जर्व है वो नहीं किया जाता है, उनका प्रॉपर वे के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं किया जाएगा और उसकी वजह से काफ़ी सारे सिविलियंस का जो लाइफ है वो रिस्क के ऊपर आपको देखने के लिए मिलता है। हमारा जो एंटी टैंक मिसाइल है नाग, उसका जो टेस्टिंग है वो किया गया है, उसके बारे में मेंशन है। एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है वो प्रेजेंट समय में कितना है, 34 है। किसके पास में पावर है सुप्रीम कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का, ये पार्लियामेंट के पास में पावर है। स्टूडेंट्स पार्लियामेंट के पास में ये पावर है। अभी आप देखिए कि जो पटना हाई कोर्ट के जो जज हैं, चीफ जस्टिस हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप से अपॉइंट है वो किया गया है, तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन है। 34 का जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे फुलफिल हुआ है। आप देखिए कि 34 का स्ट्रेंथ के बारे में ये यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन था, बट आपको जज का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, जो कोलेजियम सिस्टम है, उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस में जो सीनियर मोस्ट 4 जजेज हैं उनके द्वारा कंसल्ट किया जाता है जब भी किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ पे 3:2 का भी कॉन्सेप्ट के थ्रू अगर ये जजमेंट पास होता है तो आप देखिए उन जज का भी नेम है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, 4:1 के रूप से ये पास है वो होना चाहिए। फिर आप देखिए कि प्रेसिडेंट के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बार जो डोमेन एक्सपर्ट पर्सन है उनको भी एलिवेट है वो किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आसाम के पर्सपेक्टिव से है। आसाम के वहाँ पे आप देखिए कि रेड होल माइनिंग का जो केस है वो सामने आया था। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे रेड होल माइनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। आप देखिए कि हमारा जो कोल सेक्टर है वो 1973 के समय में उनको नेशनलाइजेशन है वो कर दिया गया था। 1973 के समय हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोल सेक्टर का जो नेशनलाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। बट स्टूडेंट्स वो कोल नेशनलाइजेशन का जो एक्ट है वो उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको 6 शेड्यूल के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलता। अब 6 शेड्यूल के स्टेट्स कौन कौन से हैं? आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के वहाँ पे कोल नेशनलाइजेशन का ये जो एक्ट है वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो 6 शेड्यूल के पार्ट हैं। तो स्टूडेंट्स आसाम के वहाँ पे, मेघालय वहाँ पे जहाँ पे आपको रेड होल माइनिंग के जो केसेस देखने के लिए मिलते हैं
तो जिनका ज़मीन है उसी के अंदर में आप देखिए कि रेड होल जो माइनिंग प्रैक्टिस है उसके थ्रू कोल का जो एक्सट्रैक्शन है वो किया जाता है। कोल का जो क्वालिटी है जो झारखंड छत्तीसगढ़ के वहाँ पे जो कोल का जो क्वालिटी है उससे आप देखिए कि काफ़ी लो लेवल का कोल क्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगा। काफ़ी बार जो लोकल सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा कोल का एक्सट्रैक्शन को करवाया जाता है वहाँ पे लोकल जिनका भी प्रॉपर्टी है उस एरिया के अंदर में। या आप देखिए कि काफ़ी बार लोग अपना सेल्फ कंजप्शन है सेल्फ जो यूज है उसके रिगार्डिंग में भी उसका एक्सट्रैक्शन है वो करते हैं। तो आपको कोल का जो एक्सट्रैक्शन है उसके रिगार्डिंग में तो ओपन कास्ट माइनिंग का प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि यहाँ पे रेड होल माइनिंग है जिसके थ्रू बेसिकली उन्हीं के द्वारा जो डिगिंग का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाएगा और उसी के थ्रू कोल का जो एक्सट्रैक्शन है वो किया जाता है। काफ़ी अनसाइंटिफिक है बट जो लोकल जो प्रिमिटिव एक प्रोसेस है जो प्रिमिटिव प्रोसेस हुआ करता था कोल माइनिंग का। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर कैजुअलिटीज हुआ करती हैं जैसे आसाम के अंदर हुआ जहां पे नेवी का जो टीम है उसको डिप्लॉय किया गया था माइनर्स को रेस्क्यू करने के रिगार्डिंग में। अब उनका टीम के द्वारा भी एग्जिट किया गया है कि वोटर का जो जो यहाँ पे जो टनल है उसके जो एंगल्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं। इसके अलावा आप देखिए कि वो जो वाटर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा है, ज़्यादा समय तक जो नेवल टीम है उसके जो लोग हैं वो नहीं रह सकते वहाँ पे वाटर के अंदर में रेस्क्यू करने के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2014 के समय में एनजीटी के द्वारा 2014 के समय में जो यहाँ पे जो रेड होल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है उसको बैन है वो कर दिया गया था एनजीटी के द्वारा। स्टूडेंट्स मेघालय के वहाँ पे इन फोटोज को शो किया गया है कि मेघालय के वहाँ पे आप देखिए कि कैसे रेड होल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है वो किया जाता है। इस फोटो को आप जरूर से देखना न्यूज़पेपर के अंदर में कि आप देखिए कि जिसके अंदर शो किया गया है कि कैसे यहाँ पे जो कम्प्लीटली जो माउंटेन एरिया है उसको आप देखिए कि उसके अंदर जो बिग होल्स हैं उनको कंस्ट्रक्ट किया गया है इस माइनिंग के पर्पस के रिगार्डिंग में। तो उसी के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट डिस्कशन था रेड होल माइनिंग का जो प्रैक्टिस है उसका जो बैन है कंट्री के अंदर में, पर लोग अपना जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर में उसका जो एक्सट्रैक्शन है उसको कैरी आउट करते हैं। काफ़ी सारे जो इलीगल जो माइनिंग का एक्टिविटी है वो आप देखिए कि वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं प्रेजेंट समय में आसाम मेघालय का जो एरियाज है उसके अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आप देखिए कि एक फंगल जो वायरस है उसके बारे में है। फंगल वायरस के अंदर में जो उसका जो नेमिंग प्रोसेस है उसके अंदर इंडिया का जो नाम है उसको ऐड किया गया। अभी उसी नेम का जो रिमूवल की रिगार्डिंग में यहाँ पे उसका नेम है इंडिया का जो कंट्री का जो नेम है उस लिंकेज को आप देखिए कि रिमूव किया जाए। उसके रिगार्डिंग में जो साइंटिफिक कम्युनिटीज़ हैं जो 14 नेशंस हैं उनके द्वारा चेंजिंग के पर्सपेक्टिव से डिस्कस किया गया है। स्टूडेंट्स आप देखिए कि कोविड-19 का जो ओरिजिन है उसके रिगार्डिंग में भी एक कंट्री का जो नेम है वो वहाँ पे ना यूज़ किया जाए। एमपोक्स वायरस के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो कहीं वहाँ पे एक एनिमल के अगेंस्ट में जो नेम है उसको ना यूज़ किया जाए जिसको कि मंकी वायरस के नाम से जाना करते थे। तो उस डिस्क्रिमिनेशन के रिगार्डिंग में वहाँ के ओरिजिन पर्सनस को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए इसकी वजह से कंट्री है किसी एनिमल है उसका नेमिंग है उसको नहीं देखने के लिए मिलता है किसी भी एक डिजीज के आउटब्रेक के रिगार्डिंग में। तो उसी के रिमूवल के रिगार्डिंग में है ये फंगल जो वायरस है उसके बारे में है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स नॉर्दर्न कोरिया के कुछ 300 के आसपास जो पर्सनस हैं जो कि आप देखिए कि रसिया यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के अंडर में है एक साउथ कोरिया के द्वारा अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया गया। ईरान के द्वारा कुछ ड्रोन्स हैं उनको कि आप देखिए कि डिलीवरी को किया गया है जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके ओथ प्रोसेस से पहले यहाँ पे जो डिलीवरीज हैं उनके द्वारा कैरी आउट किए गई क्योंकि आने वाले समय के अंदर उनके अगेंस्ट में जो सैंक्शंस हैं वो लगाए जा सकते हैं। ग्रीनलैंड जिसको कि अनेक्स करने का या उसको यूएस का जो टेरिटरी है उसके अंदर ऐड करने का टारगेट है। आप देखिए कि यूएस के पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा जो पॉलिटिकल पर्सन्स के द्वारा जो स्टेटमेंट है वो दिया गया था। प्रेजेंट समय में डेनमार्क के अंदर में है ग्रीनलैंड और यूएस के नियर बाई एरियाज के अंदर में सिचुएटेड है। तो आप देखिए कि यहाँ पे ग्रीनलैंड के जो पॉलिटिकल पर्सन है जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा कहा गया कि डिफेंस के पर्सपेक्टिव से डिफेंस के अलावा स्टूडेंट्स जो मैरीटाइम है उसके पर्सपेक्टिव से यूएस के साथ में जो इंगेजमेंट्स हैं वो कैरी आउट किए जा सकते हैं ग्रीनलैंड के द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि इजराइल और हमास का जो डील है उसको कैसे कैरी आउट किया जाए जो कंटिन्यूस मोर देन 1 ईयर से कन्फ्लिक्ट है इजराइल और हमास का। तो उसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन है इजराइल और हमास के बारे में। लॉस एंजलस के वहाँ पे जो फायर का जो इंसिडेंट सामने आया तो उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन है जो कि यूएस के अंदर में है। फायर के जो इंसिडेंट्स आप देखिए कि 1-2 ईयर के समय में डिफरेंट कंट्रीज के वहाँ पे सामने आते हैं।
तो वाइल्ड फायर है वो भी एक वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न है। बायोडाइवर्सिटी का आप देखिए कि डैमेज होता है वाइल्ड फायर की वजह से। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।